नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की योजना के लिए अभिरुचि पत्र मानदंड को संशोधित किया गया। सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संस्थाओं के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा न करने की सलाह वापस ले ली। ई श्रम पोर्टल के अनुसार 94.11% पंजीकृत अनौपचारिक कामगारों की आय 10,000 रुपए या इससे भी कम है। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र फिर से देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की योजना के लिए अभिरुचि पत्र मानदंड को संशोधित किया गया है। ये योजना विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित की है। इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 तक विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए 3 विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 2 क्षेत्र पहले से ही विकसित भूमि पर ब्राउनफील्ड प्रकृति के हैं। देश के तटीय क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरणों, घटकों और पुर्जों के विनिर्माण के लिए एक सुविधा केंद्र की स्थापना करना है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। ये एक साझा परीक्षण इकाई और एक साझी अवसंरचना इकाई उपलब्ध करवाएंगे। इस योजना के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनमें चिन्हित स्थान संरक्षित क्षेत्रों के इको सेंसिटिव क्षेत्र से दूर होगा। निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। योजना की निगरानी के लिए एक योजना संचालन समिति और एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी का गठन किया जाएगा। इस योजना से विनिर्माण लागत में कमी आएगी, संसाधनों का समुचित तरीके से उपयोग हो सकेगा और लागत की तुलना में लाभ ज्यादा होगा। आयात निर्भरता में कमी की जा सकेगी और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश का व्यापार घाटा भी कम होगा। सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। कोयला गैसीकरण कोयले को सिनगैस में बदलने की एक प्रक्रिया है। सिनगैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। सिनगैस प्रौद्योगिकी के तहत सामग्री के स्वस्थानीय गैसीकरण के माध्यम से गैर खनन योग्य कोयले या लिग्नाइट को दहनशील गैस में बदला जाता है। कोयला गैसीकरण के लाभ की बात करें तो ये हाइड्रोजन गैसीकरण प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इसलिए इससे वर्ष 2030 तक भारत की 11.7 मिलियन टन की बढ़ती हाइड्रोजन मांग पूरी हो सकेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाकर तेल, गैस, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और अन्य उत्पादों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। कोयला गैसीकरण से COP21 पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देश को सहायता प्राप्त होगी। कोयला गैसीकरण के समक्ष जो चुनौतियां मौजूद हैं, उनमें भारत में ज्यादातर निम्न श्रेणी के उच्च राख वाले कोयले हैं और इसीलिए भारतीय कोयले के अनुकूल स्वदेशी तकनीक विकसित करने की जरूरत है। कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पादन में अधिक जल की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ अन्य चिंताएं इस तरह से हैं कि जल प्रदूषण को बढ़ावा मिल सकता है, भूमि धंसने का खतरा बना रहता है और अपशिष्ट जल का सुरक्षित रूप से निपटान करना एक बड़ी चुनौती है। कोयला गैसीकरण में ऑक्सीजन, कोयला और जल को चरम स्थिति यानी कि 30 बार या उससे अधिक 1000 से 1500 डिग्री केल्विन संक्षारक स्लैग और H2S गैस के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसको काफी गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। उप उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कोयले से खनिज प्राप्त होता है। आपको बता दें कि उत्पाद के उपयोग से पहले गैस का शुद्धिकरण किया जाता है। कोयला गैसीकरण के लिए भारत ने कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के लिए एक खाका तैयार किया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य हासिल करना है।
कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण के लिए अनुसंधान संस्थानों का एक संसाधन समूह बनाया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन तकनीक विकसित की है। इससे सिन गैस का उत्पादन किया जा सकेगा और आगे भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। और अगली खबर रोजगार से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दी है। ये अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक होगी। कार्यक्रम के लिए व्यय राशि 13,500 करोड़ रुपए होगी। ये योजना 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी। मौजूदा योजना में कुछ प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जैसे कि विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। सेवा इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ग्रामोद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को संशोधित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के तहत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। वहीं नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। सभी कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदन प्राप्त करने और निपटान करने की अनुमति दी गई है, भले ही ये ग्रामीण श्रेणी के हों या फिर शहरी श्रेणी के हों। आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर श्रेणी के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदकों के रूप में माना जाएगा। ये उच्च सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वर्ष 2008 में आरंभ किया गया था। इसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर शुरू किया गया था। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे MSME मंत्रालय प्रशासित करता है। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की बात करें तो विशेष श्रेणी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, ट्रांसजेंडर आदि के लिए शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% है। सामान्य श्रेणी के लिए शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% है। और अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संस्थाओं के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा न करने की सलाह वापस ले ली है। माइटी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा हाल ही में जारी एडवाइजरी वापस ले ली है। इसके तहत आम जनता को अपने आधार की फोटोकॉपी हर किसी संगठन के साथ साझा करने के प्रति सचेत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार UIDAI की इस एडवाइजरी का गलत अर्थ निकाला जा सकता था। UIDAI वैधानिक संस्था है। इसे आधार डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया है। आधार पहचान सत्यापन प्रणाली ने आधार कार्ड धारक की पहचान और निजता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं। आपको बता दें कि आधार डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जैसे कि मास्क्ड आधार। ये व्यवस्था व्यक्तिगत सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आरंभ की गई थी। इसके तहत आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। 2 स्तरीय सत्यापन के तहत आधार को प्राथमिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक किया जाता है। यदि कोई आधार खाते तक पहुंचने का प्रयास करता है या किसी सत्यापन के लिए इसका उपयोग करता है तो UIDAI आधार धारक के पास 1 टाइम पासवर्ड भेजेगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स को लॉक करना, ये निवासियों के बायोमेट्रिक्स डेटा के संभावित दुरुपयोग को रोकता है। जब कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर देता है तो उनका सत्यापन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल आइडेंटिटी का उपयोग करना, इसके लिए सीमित KYC की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ये उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करते हुए आधार संख्या को प्रमाणीकरण एजेंसी से छुपाता है। ये 16 अंकों वाली संख्या है। ये अस्थायी प्रकृति की होती है और केवल कुछ समय के लिए ही वैध रहती है। पहचान सत्यापन के लिए आधार संख्या मांगने का अधिकार किसे है? केवल वे संगठन जिन्होंने UIDAI से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। आधार अधिनियम 2016 के तहत यह अपराध है। हालांकि देश में कई निजी संस्थाएं आधार कार्ड पर जोर देती हैं और उपयोगकर्ता अक्सर इनके साथ अपना विवरण साझा भी कर देते हैं। ई
श्रम पोर्टल के मुताबिक 94.11% पंजीकृत अनौपचारिक कामगारों की आय 10,000 रुपए या इससे भी कम है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। पोर्टल के मुताबिक असंगठित क्षेत्र व्यक्तियों या स्वनियोजित कामगारों के स्वामित्व वाला उद्यम है। ये वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री में किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से जुड़ा है। यदि ऐसे उद्यमों में कामगारों को नियोजित किया गया है तो उनकी संख्या 10 से कम है। अनौपचारिक क्षेत्र की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में कहा गया है कि नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। सामान्य श्रेणी के कार्यबल का अनुपात 25.56% है। 61.72% पंजीकृत कामगार 18 से 40 वर्ष के हैं, जबकि 22.12% कामगार 40 से 50 वर्ष के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 52.81% पंजीकृत कामगार महिलाएं हैं और 47.19% कामगार पुरुष हैं। पंजीकरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा। 52.11% कामगारों के नामांकन के साथ कृषि शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद घरेलू और पारिवारिक कामगारों तथा निर्माण श्रमिकों का स्थान आता है। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की कई समस्याएं हैं, जैसे कि उनका अधिकांश रोजगार मौसमी प्रकृति का होता है, उनकी वास्तविक मजदूरी काफी कम होती है, उनकी कार्यदशा और रहन सहन की स्थिति बदतर होती है। अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सरकारी पहलों की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की गई है। ई श्रम पोर्टल के बारे में बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2021 में इसे शुरू किया था। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य देश में असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। ये देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुँच को बढ़ावा देता है। प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। और अगली खबर कृषि उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र फिर से देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। 5 वर्ष के अंतराल के बाद महाराष्ट्र ने भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली है और इस तरह से उत्तर प्रदेश उससे पिछड़ गया है। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में गिरावट क्यों आई है? इसका कारण ये है कि हाल ही में इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का ज्यादा उपयोग किया जाने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में अधिक वर्षा और जल जमाव से गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गन्ना क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर एकमात्र किस्म CO0238 की प्रधानता है। गन्ने की इस किस्म के रेड रॉट कवक से ग्रसित होने की आशंका बनी रहती है। गन्ने की फसल की बात करें तो ब्राजील के बाद भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। गन्ने की खेती के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा अनुकूल मानी जाती है। इसे नमी बनाए रखने वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। गहरी प्रचुर दोमट मिट्टी इसकी वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है। इसके अलावा चीनी उद्योग के प्रायद्वीपीय भारत की ओर स्थानांतरित होने की हालिया प्रवृत्ति के कई कारण हैं। लंबी पेराई अवधि का होना, पर्याप्त वर्षा होना, उच्च प्राप्ति दर, उत्तर भारत की तुलना में उच्च सुक्रोज का प्राप्त होना और बंदरगाह क्षेत्र होने की वजह से परिवहन तक पहुंच के कई विकल्पों का होना। चीनी उद्योग का महत्व इसलिए है क्योंकि ये उद्योग 5 करोड़ किसानों के लिए आजीविका का स्रोत है। गन्ना बहु उत्पाद फसल के रूप में उभरी है। ये चीनी, एथेनॉल, कागज या विद्युत के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इससे सहायक उत्पादों का सह उत्पादन भी किया जाता है। गन्ने से प्राप्त शीरा आसवनियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। केंद्र ने विशेष इस्पात के लिए PLI योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। विशेष इस्पात एक डाउनस्ट्रीम और इस्पात निर्माण प्रक्रिया का मूल्यवर्धित उत्पाद है। हालांकि विशेष इस्पात की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। विशेष इस्पात के लिए PLI योजना का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके देश के भीतर विशेष इस्पात ग्रेड के निर्माण को बढ़ावा देना है। ये 5 श्रेणियों को शामिल करता है। विशेष इस्पात कोटेड या प्लेटेड स्टील उत्पाद, हाई स्ट्रेंथ या वियर रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल, अलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वायर तथा इलेक्ट्रिकल स्टील।
रेड सैंडर्स या लाल चंदन या रक्त चंदन। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन रक्त चंदन के तहत 11.70 करोड़ रुपए मूल्य के लाल चंदन को जब्त किया है। रक्त चंदन एक वनस्पति प्रजाति है। ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में वनों के विशेष क्षेत्र के लिए स्थानिक है। IUCN की लाल सूची में इसे एंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। वन्य जीव एवं वन्य वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के परिशिष्ट 2 में ये सूचीबद्ध है। विदेश व्यापार नीति के मुताबिक भारत से इसका निर्यात प्रतिबंधित है। लाल चंदन का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय उत्पादों और उच्च श्रेणी के फर्नीचर या काष्ठ शिल्प आदि में किया जाता है। इसकी कृषि के लिए अच्छी शुष्क लाल मृदा के साथ कंकड़ युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसे शुष्क गर्म जलवायु में अच्छी तरह से फिर से उगाया जा सकता है। इसके उत्तम विकास के लिए वार्षिक रूप से 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। जलवायु आपातकाल। वानुआतु ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। वर्तमान में जलवायु आपातकाल की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हालांकि ये एकदम जलवायु और पर्यावरण को सभी सरकारी नीतियों के केंद्र में रखेगा, न कि केवल राजनीतिक निर्णयों के दायरे में। आपातकाल शब्द का प्रयोग हमेशा की तरह सुधारों से परे जाने की आवश्यकता का संकेत देने का एक तरीका है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाली प्रथम राष्ट्रीय सरकार बन गई है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी ACE2। ACE2 एक रिसेप्टर प्रोटीन है। ये मानव कोशिकाओं में कोरोना वायरस के लिए प्रवेश के बिंदु के रूप में कार्य करता है। ये 2 तरह का होता है, एक पूर्ण लंबाई वाला रूप जो कि स्वस्थ पोषक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से जुड़ा रह सकता है, और दूसरा है छोटा घुलनशील रूप। ये कम मात्रा में रक्त में प्रवाहित होता रहता है। हाल के अध्ययन के मुताबिक SARS-CoV-2 के संक्रमण को सक्षम करने के लिए ACE2 का झिल्ली बंद रूप आवश्यक है। वहीं घुलनशील ACE2 में कोशिका झिल्ली को सहारा देने की क्षमता की कमी होती है। मंकी पॉक्स के कारण नाइजीरिया में पहली मौत दर्ज की गई है। हालांकि WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स वैश्विक महामारी के रूप में नहीं बदलेगा। मंकी पॉक्स एक पशुजन्य रोग है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित वायरस के कारण होता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में वेरियोला वायरस, वैक्सीनिया वायरस और काउपॉक्स वायरस आदि भी शामिल हैं। इसे पहली बार में वर्ष 1958 में खोजा गया था। इसका व्यापक प्रसार मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समीप हुआ है। इसका पशु से मानव में संचरण रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या संक्रमित जानवरों के त्वचीय या श्लेष्मिक घावों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से हो सकता है। रोगन चित्रकला। क्वाड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफेद रोगन भेंट किया। रोगन वस्त्र पर की जाने वाली एक चित्रकला का रूप है। इसे 4 शताब्दियों से ज्यादा पुराना माना जाता है। वर्तमान में ये गुजरात के कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा संरक्षित है। रोगन एक फारसी शब्द है। इसका मतलब है वार्निश या तेल। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। इस कला में अरंडी के तेल से बने एक विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें सामान्य तौर पर ज्यामितीय रूपांकनों को प्राथमिकता दी जाती है। लेवेंडर फेस्टिवल। सरकार ने जम्मू के भद्रवाह जिले में भारत के प्रथम लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। लेवेंडर एक सदाबहार झाड़ीदार फसल है जो यूरोप की स्थानिक है। इसके तेल में जीवाणुरोधी और कवक रोधी प्रभाव भी होता है। इसकी कृषि के लिए अधिक जल या उर्वरक की जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्रों में लेवेंडर की कृषि की जाती है। वर्ष 2016 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अरोमा मिशन शुरू किया था। इस मिशन का उद्देश्य सुगंधित औषधीय गुणों वाले लेवेंडर जैसे पौधों की कृषि को बढ़ावा देना है। CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।